नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त देश में प्रचार करने हेतु और अपने देश के प्रत्येक भारतीय भाई बहन को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब थोड़ी सी बात जो दो या तीन दिन पहले कुछ 8-10 लोग मिले थे जो कि भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या यूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के काफ़ी माने कट्टर समर्थक या जैसा बोला गया था कि अंधभक्त। अच्छा, इसके सर्वप्रथम एक चूक हो गई थी जो कल, और अब हम ये चूक दोबारा नहीं होने देंगे। अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को होली की तहे दिल से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरी ओर से भी और हमारा जो राजनीतिक संगठन है भारतीय अवाम ताकत दल उसकी ओर से भी ये होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब उसी विषय पर कि जो 2-3 दिन पहले वो 8-10 लोग मिले थे, तो वो ये कह रहे थे कि आप भारतीयता के आधार पर आपको एक वोट नहीं मिलेगा जब तक आप जातिवाद नहीं चलाएंगे, संप्रदायवाद नहीं चलाएंगे, और भी जो सामाजिक बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद और भी बीमारियां, तब तक आपको एक वोट नहीं मिलेगा। तो उनको बताया गया कि ये आप ही की पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है, हालांकि वो राष्ट्रवाद इनका माने धोखा देने वाला है, छलपूर्ण है और कपटपूर्ण है, लेकिन लोग इसको छलपूर्ण और कपटपूर्ण न मानते हुए उसी राष्ट्रवाद पर ही जो है इसको भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए थे। ये मैंने उनको बताया कि ये आपको और सभी संबंधित को और सभी देशवासियों को भूलना नहीं चाहिए। तो लोगों में राष्ट्रवाद है, लेकिन वो इसकी तलाश में है कि वो राष्ट्रवाद जो इस राष्ट्र की भलाई के लिए हो और आवाम की भलाई के लिए हो। अब रही बात इनके राष्ट्रवाद की, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का अर्थ जो व्यवहार में देखने को मिला कि एक तो मैंने पांथिक बातों को हर बात पर चिपकाना,
यानी जो है वो हिंदुत्व को हर बात पर चिपकाना, ये सबसे गंदी आदत। राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, शासनिक प्रशासनिक जीवन में किसी भी पंथ की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। ये सभी को और सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से जो है समझ लेने की आवश्यकता है, सभी को, और ख़ास करके बीजेपी के लोगों को विशेष रूप से, क्योंकि हर बात में जो है वो हिंदुत्व जो पंथ है उसे चिपकाने की कोशिश करते हैं। और यही आदत कुछ जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के भी तत्वों में ये आदत पड़ी हुई कि हर चीज़ को इस्लाम से और कुरान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी को जानना चाहिए कि हमारा जो भारतीय नागरिक जो जीवन है, जो आपस में जो सामूहिक जीवन है, इसमें किसी भी पंथ की कोई भी भूमिका नहीं है। सामूहिक जीवन हुआ, सामाजिक जीवन हुआ, सार्वजनिक जीवन हुआ, शासनिक प्रशासनिक जीवन हुआ, इसमें किसी भी पंथ की किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है। और दूसरा जो राष्ट्रवाद का जो सबसे भयावह रूप भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का भयावह रूप देखने को ये मिला कि देश की ये खतरनाक ताकतें जो है, जो देश के लिए कितनी खतरनाक और खतरा बनी हुई हैं, ये महज अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ क्या है कि जैसा कि उस दिन जो 8-10 लोग मिले थे उनके साथ वार्ता के दौरान, और हमें भी यही एक आशंका और उस आशंका को उन्होंने पुष्ट किया, स्ट्रेंथन किया कि ये सिर्फ इसलिए पाल रहे हैं कि उन्हीं को दिखा करके एक अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाते हैं। अब जरा सोचिए कि अपने पक्ष में चुनावी माहौल मतलब अपने सत्ता हथियाने के लिए देश की खतरनाक ताकतों को ये मोदी जी पालने की जो साजिश कर रहे हैं। और इसीलिए कभी कभी उनके मन के अंदर की बात या उनके दिल के अंदर बैठी हुई बात बाहर निकल आती है कि जब तक मोदी जी हैं तब तक मजे लीजिए। तो मजे लेने का मतलब है कि ये जो देश की खतरनाक ताकतें हैं, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, काकस, वामदल, जो कि देश में विध्वंस और अशांति, नफरत फैलाने का काम करती हैं, वो मोदी जी की ओर से वो छूट है, स्वीकृति है, बल्कि यूं कह लीजिए कि एक उनको प्रोत्साहन है या पैट्रोनेज है, संरक्षण है, प्रोटेक्शन है। ये खतरनाक खेल देश के खिलाफ, जबकि हमारे देश की आम जनता ने, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने इनको प्रधानमंत्री जो है अपनी रक्षा के लिए किया था इन खतरनाक ताकतों से। तो यही गद्दारी है श्री मोदी जी की देश के खिलाफ और बीजेपी वालों की देश के खिलाफ, कि यह इन देश की खतरनाक ताकतों की रक्षा करते हैं और अपने आम और गरीब भारतीय भाई बहनों की नारकीय जीवन की कीमत पर। कुछ भी देख लीजिए ना, जैसे सीएए पर महीनों रास्ता बंद रहा, क्या जो है वो क्या इन्होंने, इनका एक कार्यकर्ता तक नहीं गया शाहीनबाग में समझाने के लिए। मान लीजिए वो हमारी माताएं बहनें, किसी ने उनका इस्तेमाल किया, उनके दिमाग में जहर भर दिया, तो क्या इनकी नज़रों में वो जो महिलाएं थी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज की, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता था, इनके कार्यकर्ताओं का फर्ज नहीं बनता था
12 करोड़ इनके जो है वो मैंने इनके कार्यकर्ताओं की फौज है कि जाकर उनसे निवेदन करें कि अरे माता जी, अरे बहन जी, ये देश आपका है और क्यों भ्रम पाल रही है कि आपकी नागरिकता पर कोई आँच आएगी। आप इस देश की सम्माननीय नागरिक हैं। आपका हक जो है वो सभी नागरिकों के बराबर है। आपका सम्मान भी वही है। कोई गया वहाँ पर, ये अपने जो है वो अपने ही कर्मों के आईने में झांक कर देखें। भारतीय जनता पार्टी वाले कोई नहीं गया, बल्कि जो गृह मंत्री महोदय जो है अमित शाह का दूर से ही वो करंट लगा रहे थे। तो जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतों को मौका मिलेगा। तो सब पहुंच गए वहां पर। दिग्विजय पहुंचा, शशि थरूर पहुंचा और सब वहां पर पहुंच गए और उनको पूरा जो है माहौल को विषाक्त बनाने का, जहरीला बनाने का मौका मिला उनको। अरे भारतीय आवाम ताकत दल अर्थात मैं अपने पदाधिकारियों के साथ उन विपरीत परिस्थितियों में रात के 11 बजे थे, 10-11 बजे थे, पानी भी बरस रहा था, बिजली भी जो है वो काट दी गई थी और वहां पर खतरनाक नारे भी लग रहे थे, छीन के लेके आजादी। ऐसे में हम लोग गए और समझाए भी कि इस तरह का नारा मत लगाइए। ये खतरनाक नारा उस गद्दार जो है कन्हैया कुमार का है और ये बहुत गलत संदेश वो जाएगा। हमारे स्पीच का भी प्रोग्राम था वहाँ पर, वो इंतजार किया गया 1-2 घंटे। बिजली कटी हुई थी, काफ़ी लोगों ने बोला अंकल अब बिजली नहीं आएगी। तब तक एक जो है न्यूज़ 18 इंडिया का वो लाइव न्यूज़ 18 इंडिया का ये कोई वो कार्यकर्ता नहीं, वो संवाददाता था वो प्रोग्राम ले रहा था। तो लोगों ने कहा कि अंकल जी इसी में आपको जो कुछ भी कहना कह दीजिए, अब तो वो बिजली तो नहीं आ पाएगी, आप नहीं आ पाएगी और आपकी स्पीच नहीं हो पाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो हमने लबे लुबाब यही बताया कि ये हमारी जो माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं ये बहुत बड़े ये भ्रम की और साजिश की शिकार हैं। तो जब उसने ये सुना तो उसने सवाल किया तो वो पूछा वो संवाददाता न्यूज़ 18 इंडिया वाला कि क्यों सर आप इनके समर्थन में नहीं आए हैं। मैंने कहा भाई समर्थन का तो कोई वो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जिस भ्रम और अफवाह और जो जहर इनके दिमाग में भरा गया है, जिसकी शिकार हुई है, उसी के निवारण के लिए मैं आया हूँ। और इन माताओं और बहनों का ये सब जो देश विरोधी ताकतें हैं, समाज विरोधी ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, वो इस्तेमाल कर रही हैं। यह बात इनको जो है वो समझ यह बात इनको समझनी चाहिए। काफ़ी लोग, महिलाएं भी बड़ी आश्चर्य की निगाहों से देख रही थी और वक्त नहीं मिला, नहीं तो और भी चूँकि रात का अंधेरा था तो उतना समय नहीं मिला। लेकिन ये संदेश उसके बीच मैंने कहा कि ये जो नारा भी लग रहा है कि चीन के लिए आज़ादी, इसको बंद आप कराइए। बहुत ही गलत ये संदेश दे रहा है। और एक फोटो लगी थी राम प्रसाद बिस्मिल की और उसको ये मान बैठे थे कि ये अशफाकुल्लाह की फ़ोटो है। मैंने कि पहले वो फोटो तो ठीक कराइए। हाँ, ये संजोग जरूर है कि राम प्रसाद बिस्मिल भी ये जो अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल हैं, ये उसी जिले के हैं जिसके वो अमर शहीद जो है वो अशफाकुल्लाह है। तो शाहजहांपुर जिला जो उत्तर प्रदेश का बहुत ही सौभाग्यशाली जिला है, जहाँ से प्रमुख जो है 3
अमर शहीद हुए हैं, अशफाकुल्ला, ये राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। तब जाकर के वो लोग तो मन के कि वो अशफाकुल्ला जी का भी वो आप लगाइए इसमें, वो भी बहुत ही महान क्रांतिकारी और अमर शहीद रहे हैं। तो जब मैंने ये बताया तो वो न्यूज़ 18 इंडिया वाला कहा कि देखिए उसके शब्द हैं, हालांकि अब ये चूंकि रिकॉर्डेड नहीं है और मैं अब आप लोगों के यकीन के लिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को डूब मरना चाहिए। देखिए उसके शब्द थे, भारतीय जनता पार्टी को डूब मरना चाहिए कि जो काम उसको करना चाहिए वाकई में वो आप कर रहे हैं। तो हमने उनका कहा, अरे भाई यह देश की जिम्मेदारी बनती है, देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि यदि किसी के दिमाग में भ्रम है तो उसको निवेदन से, प्रेम से और समझा करके वो दूर किया जा सकता है। और ये तरीका नहीं है कि गृह मंत्री होकर के दूर से ही करंट लगाइए। कहने का तात्पर्य है कि इनका जो राष्ट्रवाद है बहुत ही चला, और जो और वो भी लगभग दो ढाई महीने तक वो माने शाहीन बाग का रास्ता बंद रहा। और एक बार और कि जब ये कोरोना की वेव आ गई थी, भारतीय जनता ताकत दल ने अपने यूट्यूब इसी यूट्यूब के माध्यम से बराबर निवेदन किया उन माताओं बहनों से कि आप जो है उठ जाइए, और यदि कोरोना का संक्रमण यदि उस कैंप में फैल गया और फिर वो संक्रमित और ये संक्रमण आप लोगों के बीच में आ गया, और इसी संक्रमण के साथ यदि अपने परिवारों में आप लोग जाएंगी तो वहाँ भी कितना कहर बरपेगा, इसका अंदाज सोच करके भी दिल बैठ जाता है। तो इस तरह का निवेदन, इस तरह की बातें जब की गई तो शायद हम पूरा यकीन है कि वो जो माता बहनें शाहीन बाग में बैठी थी वो उठ गई और चली गई। और उसका भी क्रेडिट जो है ये मीडिया जो इस देश के बहुत बड़े दुश्मन है, वो बोलने लगे कि वह धारा 144 लग गई थी। फरहान ढंगा ने धारा 144 को वहाँ की महिलाओं ने ठेंगा दिखाया था, शायद ये वो दिखाया नहीं, ठेंगा ये दिखाया था कि कुछ महिलाओं को वहाँ की पुलिस ने वो अरेस्ट कर लिया था। उसके विरोध में पूरा मजमा हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे, और जबकि इनकी धारा 144 वो लगी हुई थी। तो इनकी जिस धारा 144 का बहाना कर रहे थे ये चैनल वाली मीडिया वाले, उस धारा 144 को वहां की जनता ठेंगा वो दिखा रही थी। उसके बारे में नहीं, वो निश्चित रूप से भारतीय अवाम ताकत दल के उस विनती और प्रार्थना के ही कारण वो माताएं और बहनें मैंने भारतीय अवाम ताकत दल के विनय और प्रार्थना पर ध्यान दिया, गौर किया, और जो है उस स्थान से उड़ गई। लेकिन उसका क्रेडिट ये समाज और देश के भारत के दुश्मन मीडिया जो है वो लेते हैं कि धारा 144 लग गई इसलिए वो उड़ गई। कितना सब झूठ बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये मीडिया जो है वो ये अभिशप्त, यानी अपने बौद्धिक वर्ग का जो अभिशप्त वर्ग है उसी का ये एक हिस्सा है जो कि इस देश के लिए बहुत ही खतरा है, बहुत ही खतरनाक मीडिया। एक आध अफवाह जरूर होंगे, मोटा मोटी यही हालत है। झूठ बोला इसने, आतंक वो भूलता नहीं है। भारतीय जनता ताकत दल बराबर निवेदन करता रहा कि माताओं बहनें उठ जाइए, वो कोरोना का संक्रमण है, जो भी है वो बहुत खतरा हो जाएगा। इस पर वो संदेश गया, वो इस पर उन माताओं और बहनों ने गौर किया, और इसके बाद जो है उन्होंने फैसला किया कि भाई अब यहाँ रहना वो वैसे भी ठीक नहीं है, और कोरोना के संक्रमण से बचना है, इसलिए जो है वो उठ गई। उसको ये मीडिया वाले बार बार झूठ बोले कि वो इसलिए उठ गई कि धारा 144 लग गई थी।
इतनी सेना जरा 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 आप सभी लोग इस पर विचार करिए। इतनी पुलिस थी इनकी, सुप्रीम कोर्ट का वो वकील आया, समझाया, सुप्रीम कोर्ट लगी, टसमस कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तो क्या इनकी जो है धारा 144 जो है कि क्या, तो इनके धारा 144 की क्या बिसात है इनकी? तो झूठ बोलने में एक नंबर है। और हम ये भी बता रहे हैं कि कुछ बात को लेकर के ये कुछ महिलाओं को ये गिरफ्तार किए थे। उन महिलाओं को छुड़ाने के लिए फिर 1000 की भीड़ वो इकट्ठा हो गई थी। तो इनके जो धारा 144 की बहुत अच्छी तरह से वो वहाँ की जनता ठेंगा दिखा रही थी। लेकिन ये सब झूठ बोलने में एक नंबर है। झूठ और अफवाह फैलाने में जितना ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौकड़ी, काकस वाले, वामदल वाले और उनके जो और भी सेवा सालार, उसी प्रकार मीडिया भी एक झूठ का ही जो एक मशीन है, बहुत बड़े झूठ की मशीन है पूरी। तो उनको बताया गया कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वोट लेगी हमारे आम जनता से, आम भारतीय भाई बहनों से, और रक्षा करेगी देश के दुश्मनों को। वोट लेगी हमारे गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों से, और महल उपलब्ध कराएगी इन चोर डकैतों को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। महल भी और सुरक्षा के साथ। शर्म नहीं आती है इस बीजेपी और मोदी जी को? शर्म नहीं आती है कि हमारे उसी कोरोना के पीरियड में हजारों मजदूर भारतीय भाई बहन पैदल चलने को मजबूर हुए। कई जो है उस यात्रा में काफ़ी दिक्कतों के शिकार हुए। हमारी जो है कुछ बच्चियां, कुछ बेटियां भी चलने को मजबूर हुई, और जो है कुछ की जो है वो मृत्यु भी हो गई, गर्भवती, और वो भी गर्भवती की हालत में। इस भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और वही इस देश के चोर डकैतों को, जिसने लाखों लाख रुपए और अरबों खरबों लूटा हुआ है, ये तो उसके काले धन को बचा रहे हैं मोदी जी, और उन डकैतों को भी के लिए भी अच्छा सा महल और जो है जेड प्लस सिक्योरिटी दिए हुए हैं। देश को शायद मालूम नहीं है, ये मोदी जी कोरोना की अवधि में, अच्छा, और इसको बता भी गया है, कोरोना के पीरियड में विदेश जाना यानी काफ़ी मुश्किल होता है, और आम आदमियों के लिए बहुत कि वो टिकट उनको नहीं मिलता है, टिकट कैंसिल हो जाता है। दुबई में तमाम वो जो है झंझटें होती हैं। लेकिन जब इसे गद्दार राहुल गांधी को जाना था, मोदी जी ने अपने पीएमओ को लगा दिया। उस पीएमओ ने इस गद्दार राहुल गांधी के लिए स्पेशल जो है एयर इंडिया की फ्लाइट की व्यवस्था किया। वो एयर इंडिया माने भारत से दुबई, दुबई से कतर, कतर से इटली। ये इतने ये छली हैं, कपटी हैं और धोखेबाज हैं हमारी आम जनता के खिलाफ। यही चीज जो है पूरे देश को जानना जरूरी है। तमाम ऐसे वाकयात हैं जो कि इस बात को बयान करते हैं कि कि भारतीय जनता पार्टी को वोट तो लेना है हमारे आम भारतीय भाई बहनों से, लेकिन इनको रक्षा करनी है देश के दुश्मनों को। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। और इसीलिए मौके बेमौके जो उनके मन की अंदर की बात होती है, मोदी जी के कहते रहते हैं कि अरे जब तक मोदी है तब तक ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौकड़ी, काकस या वामदल या जो कि उपद्रव फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, मजे लीजिए, भ्रम फैलाइए, उपद्रव करिए, देश को इसमें झोंकिए। कब तक? जब तक मोदी है। ये तो कहने का तात्पर्य कि हमारे देश के लोगों में राष्ट्रवाद है,
वो राष्ट्रवाद के लिए ही जो इसके पास आए थे, इसका जो समर्थन दिए हैं आज भी राष्ट्रवाद के नाम पर। लेकिन अब उनको जाना पड़ेगा कि ये राष्ट्रवाद जो है उसी तरह से धोखेबाज है जिस प्रकार से वो मोहनदास करमचंद गांधी ने बोला था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। बोला था ना, जब विभाजन का खतरा था तो देश पूरा डर रहा था कि भाई जो विभाजन होगा तो कितनी मारकाट होगी, सब बात होगी, और कितना वो जनहानि होगी। तो इसने एक झूठा आश्वासन दिया इस मोहनदास करमचंद गांधी ने, नहीं पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। और वही मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस को दबाव में लेकर के, कुतर्क दे करके भारत के बंटवारे का, विभाजन का प्रस्ताव भी पास करवाया। जिस प्रकार से मोहनदास करमचंद गांधी ने धोखा दिया अपने देशवासियों को, देश को बंटवा करके, वैसा ही धोखा जो है ये वोट लेंगे हमारे यानी आम भारतीय भाई बहनों से, लेकिन सारे हितों की रक्षा करेंगे जीएनपीसी और गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी की। और यही नहीं, उस जमाने से अरे इनके ही अध्यक्ष जो है, माने इनके जनसंघ के अध्यक्ष जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से मिलकर के कश्मीर की जेलों में मरवा दिया। आज तक इनकी हिम्मत नहीं हुई कि कम से कम अपने ही अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु की जांच तो कराए, सिर्फ इसलिए कि इनके मन में जो मंसूबा है कि इस गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस को बचाना है, किसी तरह से उसकी रक्षा करनी है। ये इनका जो है यानी कोर स्ट्रेटजी है, वोट लेना है अपने आम भारतीय भाई बहनों से। तो ये बहुत ही खतरनाक, और अपने इस पाप को ढकते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा हो रही है, सारे हिंदू लोग उनको वोट दें, जब तक हैं तभी तक वो हिंदुत्व की रक्षा होगी। झूठ मूठ का। और इस देश के लिए जो सारी समस्याओं की जड़ मुसलमान हैं, इस तरह के जो हवा खड़ा किए हैं, इसी हवा के कारण ही तो देश वो समझ नहीं पाता है कि भाई कि ये देश जो है इस घोर गद्दार जीएनपीसी का जो जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी को गद्दार के रूप में, देश के दुश्मन के रूप में देखने में उसको बहुत दिक्कत होती है। सिर्फ इसीलिए कि ये जो हवा फैलाए हुए हैं कि देश की समस्याओं के लिए ये जीएनपीसी और मोहनदास करमचंद गांधी वगैरह जो है जिम्मेदार नहीं है। ये मुसलमान यानी जिसको भारतीय अवाम ताकत दल कहता है कि भाई हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, इस तरह की एक मैनिया फैलाए हुए हैं। बताइए क्या धोखा ये दे रहे हैं देश को, यानी इस तरह का वातावरण। और इसीलिए जब भी इनको माने मौका मिलता है धार्मिक बातों को, मंदिर में घुस जाएंगे। अब इसके पहले जो जीएनपीसी वाले जो है हर वक्त में वो इस्लाम की टोपी पहनते थे, वो इस्लाम की टोपी पहन लिया तो ये मुसलमानों के जो है वो हितैषी हो गए। टीका लगा लिया तो ये हिंदुओं के हो गए हितैषी। ममता बनर्जी जो है इतनी घातक और देशद्रोही, उसने चंडी पाठ कर लिया तो वो हो गई हिंदू। तो ये सब छली हैं। इस देश को चंडी पाठ करने वाला न तो हिंदू चाहिए, न तो टोपी लगाने वाला कोई जो है वो मुस्लिम चाहिए, न तो कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला कोई हिंदू चाहिए। इस देश को चाहिए सिर्फ भारतीय, जो कि आस्था से वो हिंदू सनातन आस्था का भी सम्मान करे, इस्लाम आस्था का भी सम्मान करे, ईसाई आस्था का भी वो सम्मान करे, और इसी प्रकार सिख आस्था का भी सम्मान करे। लेकिन उसमें उनसे निवेदन यही करे
कि चूंकि ये व्यक्तिगत आस्था है, इसको घर में आप निभाइए। हमारे सार्वजनिक जीवन में, हमारे सामूहिक जीवन में और सभी राष्ट्रीय और शासनिक प्रशासनिक जीवन में इसकी कोई भूमिका नहीं है। सम्मान सबका है। एक बात और वो कह रहे थे कि जब तक आप जातिवाद नहीं करेंगे, तिकड़म नहीं करेंगे, कुछ झूठ नहीं बोलेंगे और कुछ इधर उधर नहीं करेंगे, तो वोट मिलना, चुनाव जीतना यह तो बहुत दूर की बात। आप इस क्षेत्र में सरवाइव मतलब जिंदा भी नहीं रह सकते। हमने ये कहा कि भाई इसमें जो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ, उस पर उसको मानना या न मानना, उस पर यकीन करना न करना, ये आपका अधिकार है। लेकिन आपके सामने वो चीज़ें स्पष्टता के लिए जो है रखी जा रही हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि मैं भी जो ये गंदा नाला बहा रहा है कि जनता को धोखा दो, तिकड़म करो, देश को लूटो, देश के संसाधन को लूटो, इसे भारतीय समाज को बांट के रखो और सामंतशाही और संभ्रांतशाही हथियारों से जो है हमेशा किसी तबके को दूर रखो, इस तरह की जो बातें हैं और इस तरह की जो बातें, तो इस तरह का जो गंदा नाला है और तिकड़म, लूट, भ्रष्टाचार, अपराध, तो इस तरह का जो गंदा नाला है, इसमें हमको भी जो है इसी में बह जाना चाहिए। ये कहने का आपका तात्पर्य जो आपका तर्क है। तो हमने कहा कि चूंकि जो आप जैसे लोग मन में बिठाए हैं कि इसी से राजनीति होनी है, इसी कारण जो है यह देश की दुर्दशा है। देश की दुर्दशा का मुख्य कारण यही है कि आप जैसे लोग मान बैठे हैं कि तिकड़मी होना, अपराधी होना, भ्रष्टाचारी होना, देश के संसाधनों को लूटना, वो माने आवश्यक है, जरूरी है। इसीलिए इस देश की दुर्दशा जो है वो इस कदर तक है कि हमारे भारतीय भाई बहनों में अधिकांश लोग मान बैठे हैं कि चाहे मोदी आए, चाहे राहुल आए, चाहे नेहरू आए, चाहे इंदिरा आए, राजीव आए, उनकी नीयत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार वो बिल्कुल वो सरेआम चलता है। पता नहीं मोदी जी को मालूम नहीं है, शिक्षा जगत में जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है, छोटे छोटे जो है वो प्राइमरी स्कूलों में दाखिले के लिए जो डोनेशन लगता है, मोटा मोटा डोनेशन, वो कहाँ से लाएंगे हमारे आम भारतीय भाई बहन? पता नहीं। इसीलिए तो कोई भी आए, इस तरह की बीमारी जो है से निजात मिलती ही नहीं है। तो इसलिए वो मान बैठे हैं कि कि हमारी ये नियत में है, या कोई भी आ जाए, कोई भी बदलाव जो है वो होने को नहीं है। भले वो एक्सप्रेस वे, हाईवे की बात छोड़ दीजिए, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कोई बदलाव आने को नहीं है। भ्रष्टाचार मोदी जी के ज़माने में, योगी जी या जो और लोगों के ज़माने में, वो भ्रष्टाचार अब कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया है। ये हालत है। और इसीलिए मान बैठे हैं कि साहब जो है ये हमारी नीयत में है, बदल नहीं सकता। वो सिर्फ इसलिए है कि आप जैसे लोग, माने उनको बोला कि आप जैसे लोग मानते हैं कि यदि राजनीति करनी है तो यही तो इसी गंदे नाले में बह करके ही वो की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता दल का कहना है कि इसमें तो बहाने के बाद इसकी ओर झांकने का भी सवाल नहीं है और इसकी बात भी नहीं करनी है। रास्ता तो वही अपनाना है, बिल्कुल
साफ गोई का, कि जो हमारे मन में है वही बोल रहे हैं, और वक्त आएगा इसी के अनुसार करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा। अब हम सफल हों या सफल ना हों, यह ऊपर वाले के हाथ में है, और ऊपर वाले भी और हमारी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के हाथ में। लेकिन सफल नहीं भी हुए तभी यह सफल नहीं हुए तभी कोई गम नहीं, लेकिन कामयाबी लेनी है, कामयाबी लेना है तो यही जो रास्ता है साफ गोई का, जिसमें कोई तिकड़म नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और जो भी जनता के सामने है वही चीज जो है, यदि शासन प्रशासन का यदि उपकरण साथ मिलता है, इसी अनुसार जो है वो करने की कोशिश होगी। हालांकि वो कोशिश भी थोड़ी मुश्किल, क्योंकि जिस तरह का ये कर्मचारी तंत्र के काम करने की शैली आज 60-70 सालों से बनाई गई है, उसको देश हित में, लोगों के हित में ढालने में कुछ वक्त लगेगा। वो कठिन कार्य है, बल्कि चुनाव जीतने से भी यानी वो कई गुना कठिन कार्य। लेकिन ये हम नहीं करते हैं, यह असंभव है, कठिन कार्य है, वो भी हो जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। उसको लोगों के हित में, देश हित में, आवाम के हित में, और लोगों को नागरिक की प्रतिष्ठा बख्शते हुए। तो उनको बताया गया कि रास्ता तो यही वो अपनाया जाएगा। सफलता असफलता की चिंता मैं और भारतीय जनता दल नहीं करता है। सफल करने की जिम्मेदारी हमारे अपने आदरणीय भारतीय आवाम की है कि और कभी कभी मैं पूछूंगा भी, क्या आप हमको बताइए कि हमको इसी रास्ते पर चलना है कि नहीं चलना है। उसी आवाम से मैं पूछूंगा कि जिसमें सिर्फ साफ गोई हो, और हर चीज जो है वो आने की तरह साफ हो, या इनकी तरह, मैं पूछूंगा जरूर। और हमारे इस प्रयास को सफल बनाना वो आप लोगों के हाथ में है। तो इसलिए भारतीय जनता दल को चिंता ही नहीं है। असफल भी होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन सफल होंगे इसी रास्ते पर। रास्ता अपना क्या है? भारतीयता। वो तो कई लोगों ने कहा है कि अरे साहब, भारतीयता कैसे आ सकती है? जातिवाद कुछ लोग कहते हैं जातिवाद तो एक हकीकत है, जिसे बोलता है ना वो नीतीश कुमार, हकीकत है। जबकि काफी बड़ा जहर है जातिवाद समाज का। उसी प्रकार संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता, उसी बार भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद, ये तमाम जहरवाद जो है इस भारतीयता के, भारतीय एकता के, भारतीय भाईचारा के, भारतीय सद्भाव के और भारत के बड़े खतरनाक शत्रु हैं। अब इन शत्रुओं का खात्मा करना ही होगा। तो अकेले जो है भारतीय आवाम ताकत दल तो अकेले तो नहीं वो कह सकता। सब कुछ यकीन है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों। और एक चीज जो है, इसी बीच में हमारे कुछ भारतीय भाई बहनों से ये सूचनाएं आ रही हैं कि जो ये प्रयास है भारतीय आवाम ताकत दल का, कि अपने भारतीय समाज में किसी भी तबके को भारतीय आवाम ताकत दल छोड़ नहीं रहा है, सबको साथ में लेने का, और सबको सम्मान के साथ। इनकी तरह नहीं कि मुंह से तो बोल दिया, लेकिन यहां सम्मान देने की बात आई तो फिर वही फर्क, ऐसा नहीं है। और इसलिए उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ बराबरी के आधार पर।
इस संबंध में भारतीय वामतांत्रिक दल ने एक उदाहरण बताया था और उस नमूने से बहुत कुछ एक फार रीचिंग एक पैगाम मैसेज था उसका। क्या था? एक बार हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जा रहे थे, तो ऐसा लोग कहते हैं साहब ये जो है वो ये पूरी बस्ती जो साइकिल वालों की है, ये बस्ती पूरी हाथी वालों की है, ऐसे ये उनकी वो शब्दावली रहती है। तो हमने उनको समझाया भाई ये सब साइकिल वाला हाथी वाला छोड़ दीजिए, सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं, उनके दिमाग को जिस तरह से पॉइजन किया गया है, जहर भरा गया है, ठीक है, लेकिन हमारा आपका फर्ज है उनके पास जाना, उनको समझाना, उनको अपनापन दिखाना, और एक न एक दिन जो है वो इस चीज़ को समझेंगे। तो वो हमारे भी जो असल बात है कि हमको तो भारतीय वामतांत्रिक दल तो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी इसी में डालना है, तो वो भी एक कार्य रहता है। तो वो समझ गए। तो इसी प्रकार जो है एक बस्ती थी, तो बोले साहब ये हाथी वाले मन ऐसा समझ बोलिए, हाथी वाले और घोड़ा वाले कोई बात नहीं है। तो हमने पूछा कि भाई तो हमारे जो है वो जो पदाधिकारी थे, उनका नाम था समरनाथ यादव। तो मैंने कहा कि और वकील थे पेशे से, वकील साहब आपने जो मान लीजिए हम इस बस्ती में कुछ लोगों से मिलना चाहें तो किसी को आपने फ़ोन किया हुआ है? कहीं सब फ़ोन तो नहीं किया। मैंने कहा अच्छा, तो चलिए चलते हैं। जब गए तो फिर एक आदमी था और हम लोग देखते ही कहा कि आप लोग ओट वाले हैं, और यहाँ तो सब लोग हम लोग जो है वो हाथी को ही देते हैं, मायावती को देते हैं। वो 10 मिनट तक जो है बड़बड़ वो बोलता रहा। और हम लोग जितने भी 8-10 लोग अपने साथ में थे वो खड़े रहे। हमने कहा कि ये जो भाई साहब कह रहे थे कि हम लोग हाथी वाले हैं, हाथी को वोट देते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे थे। अब आप लोगों का यदि मन में बैठा है कि भाई हाथी को वोट देना चाहिए तो हाथी को ही वोट दीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। तो कुछ लगा रहे नहीं साहब ये इसका दिमाग खराब है, ये बोलता रहता है। मैंने कहा कि ठीक सब बात छोड़िए, लेकिन हम तो आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि हम आपके सामने यहाँ बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। ये बात सुन करके लोग बहुत प्रभावित हुए। जब मैंने बैठने का निवेदन किया, कौन वो समाज जिसके साथ लोग बैठना, काफ़ी लोगों के मन में एक मानसिक बाधा रहती है साथ में बैठने और बिठाने की। तो हमने उनसे ये कहा कि हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि हम यहाँ पर बैठ सकते हैं कि नहीं। अरे नहीं सब अब क्या बात करते हैं, बैठिए। तो जो बैठ उठ गए तो मैंने कहा भाई एक गिलास पानी मिलेगा। पानी मांगने पर इतना वो अपने सम्मानित जो है वो महसूस करने लगे। मैंने कहा मीठा न हो चलेगा, लेकिन पानी। इसके बाद हमने समझाया कि भाई वो जो कह रहे, तो मैंने कहा कि हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं वो इसके पात्र हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात की है कि जितने इज्जत के वो हकदार हैं सभी के द्वारा, अब जैसे आप लोग उनको सम्मान देते हैं, उनको खुदा मानते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है पूरे देश के लोग उनको वो सम्मान दें। तो ये एक बाधा है। तो उसी बाधा को दूर करने के लिए हम लोग आपके पास आए। आप जैसे आपके पास नहीं बल्कि वो सबके पास ये पहुंच रहे हैं। और उन्हीं को मैंने पहली बार समझाया कि ये बाबा साहब जो अम्बेडकर जी जो थे, इन्हीं की तरह इनके कुछ समय पहले एक हमारे और संत हुए थे, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब में कई समानताएं हैं, कई बातों को लेकर के। यह भी जो है उसमें यानी उस समाज को मैंने बताया, और इस बात को मानने को काफ़ी वो सहमत हो गए।
और ये खास करके मान ली खास करके यानी इन दोनों की बात की जाए, हमारे स्वामी जो है स्वामी विवेकानंद और अम्बेडकर साहब, पूरे देश को बताया जाए कि भाई ये जो दो हमारे जो देश की हस्तियां हैं, इनके व्यक्तित्व, इनकी विद्वत्ता, इनकी शार्पनेस ऑफ माइंड, ब्रिलियंस ऑफ माइंड, और जिन चीज़ों पर ये बराबर बल दिया करते थे, तो देश देश जो है काफ़ी इन स्थितियों से अवगत होगा, समझेगा, आत्मसात भी करेगा कि कई मायनों में ये हमारे जो समानता थी, कई मायनों में समानता है, और पूरे समाज के लिए यानी दोनों के सम्मान करें। पूरा देखिए होता क्या है कि कुछ लोग तो इनको खुदा मानते हैं, वो भी सही है, बाकी लोग खुदा नहीं मानते हैं, वो मजबूरी में इनका नाम बुनाते हैं। और वही हाल प्रतिक्रिया स्वरूप जो है स्वामी विवेकानंद जो है पूरे भारतीय समाज में जो है उनको समान नहीं मिलता है। यही दुखड़ा है, यही दुखड़ा वो इस देश का है। तो जो कि इन दोनों हमारे जो महान पुरुष हैं, इनके विषय में जो भारतीय ताकत दल जब भी कोई मौका आता तो बोलता रहता है, तो यही चीज़ जो है उस वक्त भी बताई गई कि जैसे धर्म के विषय में, तो धर्म के विषय में क्या सोच थी हमारे जो है स्वामी विवेकानंद की, और क्या सोच थी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। देखिए कितनी मानवता केंद्रित बात उन्होंने कही कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। और जहां तक धर्म की बात है तो उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रभु की, कौन प्रभु? जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, उसी प्रभु की सेवा करना और उनकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है। इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। इस बात को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। कहने मतलब उनका धर्म जो है हिंदुत्व या सनातन नहीं है, यही धर्म है उनका। ये बात उन्होंने बिल्कुल सरेआम बोली हुई है कि जो मनुष्य है उसी की सेवा करना और उसी की सुख सुविधा का चिंतन करना ही उनका धर्म है। इसके आगे वो किसी धर्म को नहीं मानते। ये था अकाट्य विचार और पूरे देश को इनकम्पास करने वाला, मिलाने वाला हमारे स्वामी विवेकानंद के विचार। अब इसी के समानांतर जरा इनका सुनिए, हमारे जो बाबा साहब का। ये कहते हैं मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधते हुए मानवता को साधन के रूप में प्रयोग करते हो। हमको तो वही धर्म मंजूर हैं जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधते हुए धर्म को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हो। ये देखिए विचार था हमारे बाबा साहब का। तो देखिए कितनी समानता है दोनों में। और जैसा कि पहले भी बताया गया था कि बाबा साहब के नाम को भुनाने वाले कई हैं, लेकिन उनकी महानताओं से परिचय कराने वाले वो बिल्कुल नहीं है। अब जैसे लोग कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु रहा है, फलाने है, इसको बिल्कुल सही मानों में यदि कोई प्रस्तुत किया है तो बाबा साहब ने किया। उन्होंने इस बात कहा है कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर
विद्वानों की कमी नहीं रही है। इस बात को वो भी मानते हैं। हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन इन विद्वानों के साथ कुछ ही अपवादों को छोड़ करके समस्या ये रही है कि जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, बौद्धिक रूप से उतना ईमानदार नहीं रहा है। बौद्धिक ईमानदारी, ये समस्या एक परमानेंट बीमारी है इस देश की। पहली बार व्यापक रूप से बाबा साहब ने बताया है कि आपकी विद्वत्ता जो है बौद्धिक ईमानदारी के अभाव में वह देश के लिए कितनी बड़ी घातक बन जाती है, इसका पहली बार एहसास जो है वो बाबा साहब ने कराया है। बहुत बड़े विद्वान थे, और इसीलिए तो संविधान बनाने वाले संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने बाबा साहब की ही विद्वत्ता का सम्मान करते हुए जो 7-8 जो समितियां बनी थी, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्रूशल समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया इनको, और बहुत बड़ा इनका था योगदान। और वैसे तो सबसे अधिक योगदान था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, लेकिन उसमें भी देखिए सस्ती लोकप्रियता की दौड़ कि एक भ्रम का कि संविधान जो है वो बाबा साहब ने बनाया, और इनके विरोधी तो यहाँ तक वो भ्रम पले हुए हैं कि अरे ये अम्बेडकर, अरे इसी ने संविधान बनाया, इसी में आरक्षण बना दिया जो कि हम लोग के लिए वो अभिशाप बना हुआ है। इस तरह की भावना, इस तरह का एक मैंने ये भ्रम, तो भारतीय आवाम ताकत दल ने बराबर बताया है कि संविधान बनाने में बाबा साहब का योगदान है बहुत और अविस्मरणीय योगदान है उनका। लेकिन संविधान उन्होंने ही सिर्फ बनाया है, ये उतना ही गलत है। संविधान बनाने में सबसे अधिक किसी का योगदान है तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका है, इनका भी बहुत है। तो सस्ती लोकप्रियता की दौड़ में ये भी सब करते हैं, तो सिर्फ नाम बनाने के लिए। लेकिन जरूरत इस बात की है कि बाबा साहब की चिंताओं को देश को बताना है, उनके बताए हुए रास्तों को बताना है देश को, और जो कि भारत के लिए बहुत उपयोगी है, और हमारे इसी वर्ग के लिए जिनको आप शेड्यूल कास्ट वगैरह कहते हैं। ये बस यही कहा था कि हमारे भारतीय समाज का एक तबका ऐसा है जिसके साथ माने एकाध वर्ष नहीं, कुछ समय नहीं, हजार साल तक लगातार हर तरह से शोषण हुआ है। हालांकि इसको कुछ कट्टरवादी जो है वो मानने को तैयार भी नहीं होते हैं, न वो तस्दीक करते हैं इसको। जो हिंदुत्व के नाम पर जो इस तरह से बीमारी फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, इसको भी तस्दीक नहीं करते हैं कि भाई कि इसी भारतीय समाज के एक अच्छे खासे तबके के साथ लगातार उसका हर तरह से शोषण हुआ है। आर्थिक का, सामाजिक का, शैक्षणिक का, राजनीतिक भी कह लीजिए, और यहाँ तक इज्जत का भी शोषण हुआ है। और तो ये जो समाज है जिसका शोषण हुआ है लगातार हजारों साल तक, तो ये बहुत चोट खाया हुआ है, बहुत आहत है, बहुत घाव लगे हैं। इसलिए इसको एक उपयुक्त मरहम की, अमेंडमेंट की आवश्यकता है, यानी राष्ट्रीय और सामाजिक। और वो मरहम कैसे लगाया जाएगा, यह भी बाबा साहब ने भारत के समाज पर ही छोड़ दिया। भारतीय जनता दल इसीलिए कहता है कि आरक्षण तो ये बहुत बड़ी
अभिशाप हो गया है हमारे, यानी वही, यानी ये तो ये भारतीय भाई बहन है, और कुछ लोग और भी गरीब हैं और भी तबकों में। तो सभी गरीब और साधन विहीन, जिनको आर्थिक साधन की जरूरत है, उनको साधन दे करके, और ये भी है कि काबिल भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साधन के अभाव में वो यानी उस काबिलियत का विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता दल इसमें का पक्का विश्वास है कि उनको साधन दे करके जो उनके अंदर की काबिलियत है उसको निखार करके, अब जैसे इन बाबा साहब थे, इनकी काबिलियत का निखार कब हुआ, जबकि वो राजा गायकवाड़ कहाँ के, बड़ौदा के, जिनके ये सर्विस करते थे, नौकरी करते थे, तो इनकी प्रतिभा को वो पहचाने राजा गायकवाड़। उन्होंने कहा कि आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आप काबिल बनिए, पढ़िए। तो वो पढ़े, और जहाँ भी चाहे वो पढ़े, लंदन पढ़े, अमेरिका पढ़े, कहाँ पढ़े, तब जाकर विद्वान बने। उसी प्रकार हमारे जो है ये भारतीय भाई बहन हैं इनके पास साधन नहीं है, उनमें भी हजारों अम्बेडकर हैं। तो देश का फर्ज है, और जो इस फर्ज को भारतीय आवाम ताकत दल पहचानता है कि उनको उचित साधन दे करके, और पूरी मदद, जब मदद दी जाए तो उसमें कोई कोताही ना हो। मैंने पढ़ने के लिए, मैंने फीस, ड्रेस, और जो किताबें और भी कुछ, और ट्रेनिंग का, सीखने का, सब कुछ स्टेट की ओर से, सरकार की ओर से। और ये भी निवेदन किया जाए, एक साइकोलॉजिकल एक अर्ज या अंडरपिनिंग, ये जो साधन है देश का, बेशकीमती साधन है, इसका इस्तेमाल करिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए। और आजकल वो आरक्षण क्या है कि भाई हमको तो 20% पर आ जाना है, मेहनत की क्या आवश्यकता है, काबिल बनने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए हमारे इन भारतीय भाई बहनों की जिनकी प्रतिभा 100% की है, इसको 20% या 25% पे ही उनकी प्रतिभा को कुंद कर दिया जाता है, स्ट्रैंगुलेट, गला घोट दिया जाता है, जबकि उनकी प्रतिभा 20 नहीं 100, कहीं का तो 100 से भी आ जाते। इसलिए तो कुछ ऐसे तो बोलते हैं कि अरे भाई ये थोड़े, अरे ये तो कोटे वाले हैं, ऊपर से अलग। कोटे वाले नहीं भाई, वह हमसे आपसे अधिक काबिल हैं, अवसर नहीं मिला है। तो अवसर देने की जिम्मेदारी सरकार की, स्टेट की, गवर्नमेंट की है, और वो भी खुले मन से। देखिए बहुत जल्दी जो है वो काबिलियत को दिखाएंगे, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वो भी ऊपर उठेगी, मुख्य धारा में भी आ जाएंगे, और बहुत थोड़े ही समय में सबके साथ हो जाएंगे, बिल्कुल जो है वो बराबरी का आधार। लेकिन ये जो है आरक्षण और जो है और मायावती का हथियार, ये ठीक नहीं है। ये तो एक अलग, यानी इस भारतीय समाज में बांट करके, उसको आइसोलेट करके उसी पर वो राजनीति करना। हालांकि वो भी समझ गई है कि बगैर कुछ लोगों को मिलाए जो है वो सफल नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि जो भारतीयता और भारतीय एकता का जो अवधारणा है, हमारे सभी समाज को समानता के आधार पर और समान इज्जत के आधार पर, मतलब कि उनके उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ बराबरी के आधार पर भारतीय एकता की जरूरत है। इसलिए इस नजरिए से आप देखेंगे तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश के शत्रु हैं, और इनका निपटारा नोटा। अभी एक चरण का चुनाव हुआ है, बाकी आपके 7 चरण बाकी हैं। इनमें पूरी तरह से नोटा सफल हो, ये भारतीय जनता दल का ये संदेश जो है हमारे प्रत्येक आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, असम विधानसभा के
पश्चिम बंगाल विधानसभा के, केरल विधानसभा के, तमिलनाडु विधानसभा के, पुदुचेरी विधानसभा के सभी और प्रत्येक आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों के पास आप सभी लोग वो पहुँचवाएँ, ताकि नोटा का जो अभियान है, जो मुहिम है, वो 100% सफल हो। इसलिए नोटा 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 नोटा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।